आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम डेली की तरह आज भी देखेंगे, जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन हर एक साल 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर सारे क्वेश्चन को आप डील करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड शेयर भी करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। अब देखिए यहाँ पे मिलान करने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप मिलान करें, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रशासनिक रूप से जो डिपार्टमेंटल होगा उसमें पूछा जाएगा कि ये डिपार्टमेंट में किसे दिया गया। तो इस प्रकार से अब सचिव का डिपार्टमेंट कौन सा है, पेशवा किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, सामंत किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, अमात्य किस विभाग से संबंधित है। ठीक है, तो इनको मिलान करना है। और अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप मिलान कर सकते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन का अगला पार्ट है, जिसमें आपको पता चलेगा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इन कूट को मिलान करते हुए आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही उत्तर है ए बी सी डी का है 2143। ठीक है, 2143। तो सचिव का 2 होगा, पत्राचार प्रभारी, पेशवा का प्रधानमंत्री, और सामंत का विदेशी मंत्री, अमात्य का वित्त मंत्री। अब अमात्य जो है वित्त मंत्री से संबंधित हैं, सामंत जो है विदेशी मंत्री से संबंधित है, पेशवा प्रधानमंत्री से, और सचिव पत्राचार विभाग प्रभारी से संबंधित है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में भी आप सही उत्तर को आप देखेंगे किस प्रकार से दिया हुआ है। तो सचिव पत्राचार प्रभारी, पेशवा प्रधानमंत्री, सामंत विदेश मंत्री और अमात्य वित्त मंत्री से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको आंसर करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन लाइनर के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्री हिंदुस्तान के संपादक कौन है, इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन है, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन है, बंगाली के संपादक कौन है। इस प्रकार से कूट को मिलान करने के लिए होगा। इसके अगले पार्ट को देखें, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रकार से आंसर है, इसका आंसर है बी, ए बी सी डी का 4123। इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे सही उत्तर को। फ्री हिंदुस्तान जो है उसके संपादक तारकनाथ दास हैं, इंडियन ओपिनियन के संपादक है महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक है दादा भाई नौरोजी, बंगाली के संपादक हैं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो यहाँ पे कूट को मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है। कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ दिया जाएगा कि फ्री हिंदुस्तान के संपादक कौन हैं। तो उसके ऑप्शन में आपको दिया रहेगा आप तारकनाथ दास। आपको ध्यान में रखना है, याद भी कर लेना है बिल्कुल, जितने भी समाचार पत्र हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए तो एक क्वेश्चन के अंदर 4 आपको फैक्ट मिल रहे हैं, जिसको आपको याद करना है, ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। अब देखिए, बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था पूछा जा रहा है। इसमें कौन सा बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र है। जैसे कि आप देख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय तो बिल्कुल था, नालंदा भी प्रसिद्ध केंद्र था बौद्ध शिक्षा से रिलेटेड। विक्रमशिला भी है, वल्लभी भी है, बस एक नागपुर है जो बौद्ध शिक्षा से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो नागपुर हो जाएगा। ठीक है,
नागपुर इसका आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे तो नागपुर प्राचीन भारत में प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था। इस समय प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी आदि थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1920, बी 1919, सी 1918, मोर द वन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ए 1920। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। एक्सप्लेनेशन है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जन्म एक से अधिक ट्रेड यूनियन को मिलने से हुआ। इसके संस्थापक एनएम जोशी तथा इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अब देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के संस्थापक जो हैं एनएम जोशी हैं तथा इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ये भी ध्यान में आपको रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता है? मुकद्दम पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? ठीक है, अब ऑप्शन है गांव के सरपंच, गांव के लेखाकार, राजस्व अधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन हो सकता है? मुकद्दम पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता है दिल्ली सल्तनत के दौरान? तो ये मुकद्दम जो है गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान गांव के सरपंच के लिए मुकद्दम पद का इस्तेमाल किया जाता था। पटवारी गांव का लेखाकार होता था तथा आमिल स्थानीय स्तर पर राजस्व अधिकारी होता था। तो पटवारी जो है गांव का लेखाकार है, आमिल स्थानीय स्तर पर राजस्व अधिकारी होता था। तो ये भी ध्यान में रखना है, जितने भी प्रशासनिक रूप से जो वर्ड आते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? ऑप्शन है ब्राह्मी, सामरी, पाली और संस्कृत। बताइए इसमें से आंसर क्या होगा? अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे अशोक के स्तंभ शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। इसके अतिरिक्त सहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा से प्राप्त अभिलेख, खरोष्टी लिपि में तक्षशिला एवं लद्दिमान से प्राप्त अभिलेख, अरामिक लिपि में तथा सरेकुना से प्राप्त अभिलेख में अरामिक एवं श्रिक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट स्मरण पत्र कब जारी किया था? मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट स्मरण पत्र कब जारी किया था? ऑप्शन है 12 फरवरी 1835, बी 12 फरवरी 1836, सी 2 फरवरी 1835 और डी 1 फरवरी 1835। इसका आंसर है सी 2 फरवरी 1835। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे इसके बारे में कुछ और। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया। इसने भारत में आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा की नींव रखी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? ए सुसीमा, बी सांची, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, डी विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है। संबंधित है नहीं, संबंधित है होने से बहुत अलग तरीके का आंसर होगा। और नहीं है
तो उसका आंसर अलग होगा। तो आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इसका जो है संबंधित सांची जो है वो संबंधित नहीं है, क्योंकि रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। सांची स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। जबकि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील नामक तालाब के मरम्मत का उल्लेख किया गया है, जो प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने करवाया। ठीक है, तो इस प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन, किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की बंगाल में। ऑप्शन है होल्ट मैकेंजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारन हेस्टिंग्स और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ा सही करेंगे, वारन हेस्टिंग्स होगा। इसका आंसर है बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कराई थी। इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, जिसे चिरस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ की थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में लागू था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूस्वामी के रूप में जमींदारों को मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 9वां क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो अंतिम प्रश्न है आपका। राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में गया के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। अब गया के अधिवेशन के अध्यक्ष बताइए। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी हाकिम अजमल खां, सी चित्तरंजन दास और उपयुक्त में से कोई नहीं। 1922 में जो गया का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था और इसके अध्यक्ष रहे थे चित्तरंजन दास। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ा सा देखेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी संख्या 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। यह कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, जिससे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बिल्कुल एक तरह से आप रट लें तो ज़्यादा बेहतर है, और प्रैक्टिस करते रहें, डेली प्रैक्टिस करते रहें। हम आपको डेली बोल रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नया चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है बस उन्हीं को बार बार रिवाइज करें और ध्यान दें। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।